स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं बिग एक्सक्लूसिव। आज बिग एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात उस कफ सिरप की जिसने मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कई बच्चों की जान ले ली। भले ही मामले की जांच चल रही हो, लेकिन कफ सिरप ने मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इतनी मौतों के बाद भी कई बच्चे ऐसे हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और कई ये जंग हार भी रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस कफ सिरप ने एक और मासूम की जान ले ली है। मौतों के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई तो जारी है, लेकिन उन परिवारों का क्या जो हर दिन टूट रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद उनका बच्चा ठीक होकर घर वापस आए और एक बार फिर उनके बच्चों के किलकारी घर में गूंजे। लेकिन उनके बच्चे वेंटिलेटर पर या अस्पताल में आईसीयू में ही दम तोड़ दे रहे हैं। महीनों के इंतजार के बाद बच्चों की जान जा रही है। ऐसे में परेशान है परिजन, लेकिन सवाल वही कि आखिर जहरीली कफ सिरप बनाने वाले लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। दूसरी खबर आपको उत्तराखंड से बताएंगे। उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस की बात करेंगे, क्योंकि इस मामले में अब किसी व्हाइट कॉलर का जिक्र आ रहा है। लेकिन आखिर कौन है ये बड़ा नामी व्यक्ति जिसकी वजह से एक 19 साल की बेटी की जान चली गई? उसका नाम कोई नहीं ले रहा है। क्या उत्तराखंड पुलिस इसी को बचाने की कोशिश कर रही है या मामला कुछ और है जिसे घुमाने का प्रयास किया जा रहा है? पूरी खबर विस्तार से उत्तराखंड से आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर बिग एक्सक्लूसिव में आज आपको बताने वाले हैं और वो है लोकसभा में हंगामे की। क्योंकि यूं तो सदन में हम देखते हैं, संसद में जब भी कोई सत्र शुरू होता है हंगामा हमेशा होता है, बवाल हमेशा हम देखते हैं। लेकिन इस बार यह हंगामा गलवान घाटी को लेकर हो रहा है। राहुल गांधी ने सदन में एक अप्रकाशित किताब का मुद्दा उठाया जिस पर इतना हंगामा हुआ कि कल से लेकर अब तक लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। अभी दोपहर 12 बजे एक बार फिर से शुरू। अभी राज्यसभा में कुछ जेपी नड्डा कुछ कहना है, सुनते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा किया। नहीं, दिस इज नॉट गुड। उन्होंने विस्तृत रूप से धन्यवाद देते हुए ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है इस ट्वीट में। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द सरकार सो मोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन ये जो तरीका है, your frustration which is speaking. We are ready, and whatever President Trump has tweeted yesterday night, late night, it is amply clear that what you were saying that has been proved wrong, absolutely wrong. That has to be understood. Now the question number 3-1. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने It is not carried on your part. You want the government to शुक्रिया अदा किया। answer. The government is answering your shouting. नहीं, this is not good. उन्होंने विस्तृत रूप से धन्यवाद देते हुए ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है इस ट्वीट में। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं, अड़िप लग गया, भारत क्या कर रहा है। आज जब सो मोटो स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल ट्वीट किया और उसमें कहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए उसने कहा कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूं एंड ही इज द ओनली स्ट्रांग लीडर लाइक मी। इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने यह कहा कि मैं टैरिफ को 25% से रिड्यूस करके 18% करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने उसका
जवाब दिया और उसमें धन्यवाद दिया है। सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन ए सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ। वी आर रेडी फॉर इट, और हम चर्चा करने के लिए भी तैयार है। कौन सी बात का चर्चा आपने नहीं की? आपने जी राम जी कहा, उस पर हमने चर्चा की। आपने SIR कहा, हमने उस पर चर्चा की। आप देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कुछ छुपा रही है, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। अरे आपके पास मुद्दे नहीं रह गए। यू आर इशूलेस पार्टी नाउ, यू हैव गॉट नो इशू। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, और ये एक तरीके से गैर राष्ट्रवादी व्यवहार है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इट इज एंटी नेशनल, इनको नेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये आज ऐसे मुकाम पर आकर के पहुंचे हैं जहां इनका फ्रस्ट्रेशन हर मोड़ पर दिख रहा है। Now, first supplementary, Dr. मेहता विश्रम कुलकर्णी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का अभिनंदन करती हूं। उत्तर में ये साफ दिखाई दे रहा है कि UPI भारत के बाहर भी 8 देशों में उपयोग में आ रहा है, और आज दुनिया में सबसे अच्छी डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी UPI है। मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट्री ये है कि मैं सरकार से ये जानना चाहती हूँ कि तो राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। बीच में थोड़ा हंगामा जरूर हुआ जब केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कई महत्वपूर्ण बातें उठाई। उन्होंने साफ कहा कि कैसे ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया। इस खबर पर आगे आपको अपडेट देंगे, लेकिन बात कर लेते हैं जहरीली कफ सिरप की, जिससे लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कातिल कफ सिरप ने एक और मासूम की जान ले ली है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सामने आए कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप कांड में अब बैतूल जिले के 4 साल के बच्चे हर्ष की इलाज के दौरान मौत हो गई है। हर्ष पिछले 3 महीने से नागपुर एम्स के ICU में भर्ती था और कोमा में था। इस मामले ने एक बार फिर दवा माफिया, लापरवाह सिस्टम और मासूम जिंदगियों की कीमत पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्यों लगातार कफ सिरप से बच्चों की मौतें हो रही हैं। और हर्ष अकेला नहीं है, अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जो नागपुर के अस्पताल में या मध्य प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज जिनका चल रहा है और जिनके परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कि शायद 6 महीने बाद, 5 महीने बाद उनके बच्चे सकुशल उनके पास वापस लौट आए। सबका कहना है कि कुछ समय और लग जाए इलाज में, लेकिन बच्चे ठीक ठाक वापस आए। लेकिन जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो बार बार कई सवाल खड़े कर रहा है। कफ सिरप ने एक और बच्चे की जान ले ली है। 4 साल के मासूम हर्ष की मौत हो गई है। 3 महीने से ICU में ये बच्चा भर्ती था। कफ सिरप पीने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी। अक्टूबर 2025 में छिंदवाड़ा जिले का ये मामला है। कफ सिरप पीने से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। सभी बच्चों ने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप को ही पिया था। जांच में इस सिरप में जहरीला रसायन मिला था। DEG नामक जहरीला रसायन मिला था। DEG सीधे किडनी पर असर डालता है और इस सिरप से कई बच्चों की जान चली गई थी। मामले में DCGI ने जांच शुरू की थी। कंपनी के मालिक एक डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया था। घटना की जानकारी WHO को भी भेजी गई थी। मामले की जांच उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कई लोग ऐसे हैं जो फरार चल रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन बच्चों की मौत के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 4 साल का हर्ष, जिसे खेलना चाहिए था, माँ की गोद में हंसना चाहिए था, लेकिन वे 3 महीने तक ICU के बेड पर जिंदगी और मौत से जूझता रहा। नागपुर एम्स में इलाज के दौरान आखिरकार रविवार देर रात हर्ष ने दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने के बाद से हर्ष को होश नहीं आया था। डॉक्टर रोज यही कहते थे कि हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं, लेकिन मासूम जिंदगी धीरे धीरे जवाब दे गई। हर्ष बैतूल जिले के टीकाबरी गांव का रहने वाला था। परासिया में कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उल्टियां शुरू हुई और हालात इतने गंभीर हो गए कि उसे ICU में भर्ती कराना पड़ा। 3 महीने से ज्यादा समय तक बच्चा कोमा में रहा, लेकिन वह जिंदगी की जंग नहीं जीत सका। पोस्टमार्टम के बाद हर्ष का शव गांव लाया गया, जहां गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया। गांव में हर आंख नम थी और हर सवाल सिस्टम से जवाब मांग रहा था।
भर्ती थे एम्स नागपुर में, जिनका लगातार इलाज चल रहा था। कल रात में उनके परिजनों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उनका देहांत हो गया है। तो वहाँ एम्स में हमारे CMHO BMO द्वारा बात करके आज पोस्टमार्टम कराया गया है और उनका जो अंतिम संस्कार उनके ग्राम में किया जाएगा, ऐसा उनके परिजनों द्वारा बताया गया। ये मामला अक्टूबर 2025 का है, जब छिंदवाड़ा जिले के परासिया में अचानक कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। सभी बच्चों ने एक ही कफ सिरप कोल्ड ड्रिप पिया था। जांच में सामने आया था कि इस सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीला रसायन मिला हुआ था। DEG सीधे किडनी पर असर डालता है और गुर्दे फेल कर देता है। इस जहरीले सिरप की वजह से छिंदवाड़ा और बैतूल जिले के कई बच्चों की जान चली गई थी। मामला सामने आने के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने भी जांच शुरू कर दी। साथ ही सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक और एक चिकित्सक को गिरफ्तार किया। इस पूरे घटना की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी भेजी गई थी। लेकिन सवाल अब भी कायम है, जब ये सिरप बाजार में आया तब जांच क्यों नहीं हुई? बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद कार्रवाई क्यों हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर्ष जैसे मासूमों की मौत के बाद सिस्टम जागेगा? 4 साल के हर्ष की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये सिस्टम की लापरवाही की कीमत है। एक ऐसी कीमत जो किसी भी गिरफ्तारी या जांच से पूरी नहीं हो सकती। अब देखना होगा कि क्या दोषियों को सख्त सजा मिलती है या ये मामला भी फाइलों में दफन होकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बैतूल से सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यविजय, करीब 5 महीने बाद एक और बच्चे की जान चली गई, एक और बच्चे ने दम तोड़ दिया। परिवार इंतजार में था कि बच्चे को ठीक ठाक 5 महीने बाद ही वापस लाएंगे घर, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्या कहना है परिवार का? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोल्ड ड्रिप कफ सिरप का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी का उदाहरण है हर्ष, जो कि सिर्फ 4 साल का था और पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से वो कोमा में था। हर्ष को भी उसके परिजनों ने, चूंकि ये जो इलाका है जहां जिस गांव में हर्ष रहता था वहां से परासिया वाला इलाका सटा हुआ है, वहीं पर उसने छिंदवाड़ा में जाकर उसके परिवार ने उसका इलाज करवाया था। इस दौरान जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसे कोल्ड ड्रिप कफ सिरप लिखी, जिसकी वजह से उसको तकलीफ हुई, उल्टी दस्त हुए, किडनी में शिकायत हुई और नागपुर एम्स में उसका 3 महीने से ज्यादा समय से इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान वो कोमा में रहा, परिवार रोता बिलखता रहा, हर समय डॉक्टरों को उम्मीद की निगाहों से देखता रहा। डॉक्टरों ने सिर्फ आश्वासन दिया कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन अंततः हर्ष जिंदगी की जंग हार गया। इस दौरान दूसरी बड़ी बात यह है कि चूंकि ये मामला गंभीर हुआ, छिंदवाड़ा में 20 से ज्यादा करीब 26 लोगों की मौत इस जहरीली कफ सिरप की वजह से हुई थी। सत्यविजय, इस पूरी जानकारी के लिए जांच जारी है, कागजों पर जांच हो रही है, लेकिन कार्रवाई अभी वहीं की वहीं टिकी हुई है। इसके बाद यानी 2 से 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। जांच भले ही उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई हो, लेकिन सवाल वहीं के वहीं खड़े हैं कि आखिर असल दोषी सलाखों के पीछे कब पहुंचेगा। बढ़ते आगे, बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस जो हर किसी की जुबान पर है। भले ही इस हत्याकांड को 3 साल का वक्त बीत गया हो, लेकिन उसके बाद भी हर कोई सवाल यही पूछ रहा है कि आखिर अंकिता को न्याय कब मिलेगा, क्योंकि अब इस मामले में कुछ बड़े नाम भी सामने आए हैं, लेकिन उन नाम का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इसीलिए दुकानदार, वहां के रहने वाले लोग, उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि नाम का खुलासा हो और अंकिता को न्याय मिल सके। सीबीआई ने अंकिता केस की जांच की कमान संभाल ली है। आम लोगों ने इस केस की दोबारा जांच की मांग की थी, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच शुरू क्यों हुई है, आखिर जरूरी क्यों मानी गई ये जांच, जिसकी मांग स्थानीय लोगों ने भी की थी। अंकिता के परिवार ने जांच की मांग की है। निष्पक्ष जांच के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया है। केस में एक वीआईपी के शामिल होने का आरोप है। विपक्ष का भी इस मामले में हमलावर रुख है और लगातार सरकार पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि 3-3.5 साल इस मामले को बीत जाने के बाद भी अंकिता को न्याय क्यों नहीं मिला है। वो कौन है जिसको बचाने की कोशिश हो रही है? पुलिस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। अंकिता भंडारी केस के नए सिरे से जांच शुरू। सीबीआई ने दर्ज किया केस, अब खुल जाएंगे सारे राज। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच शुरू हो गई। सीबीआई ने आधिकारिक रूप से एफआईआर दर्ज कर मामले को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। केस दर्ज होने के बाद अब इस मामले की बिल्कुल नए सिरे से जांच की जाएगी।
दरअसल उत्तराखंड पुलिस अपनी जांच पूरी कर हत्यारों की पहचान और उनको सजा भी दिलवा चुकी है, लेकिन अब सीबीआई केस की नई परतें खोलेगी। आपको बता दें कि अंकिता केस ने पूरे उत्तराखंड में सियासी भूचाल ला दिया, जिसके बाद धामी सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक सीबीआई जल्द ही केस से दस्तावेज अपने कब्जे में ले लेगी। हत्याकांड के पुराने सबूतों की नए सिरे से जांच की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस की जांच रिपोर्ट भी फिर से खंगोलेगी। केस से जुड़े गवाहों से सीबीआई फिर करेगी पूछताछ। कॉल डिटेल, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भी देखेगी सीबीआई। घटनास्थल पर फिर से सीन रिक्रिएशन भी हो सकता है। वारदात की नई कड़ियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके अलावा तमाम लोगों के आरोपों की भी तफ्तीश की जाएगी। आपको बता दें कि सितंबर 2022 में वनतारा नाम के एक रिजॉर्ट में काम कर रही अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में जिन आरोपियों का नाम आया उनको कोर्ट से सजा का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन कुछ दिनों पूर्व ज्वालापुर में पूर्व विधायक की कथित करीबी उर्मिला सनावर ने इस कांड को लेकर सनसनीखेज दावे किए थे। उर्मिला ने इस कांड में एक वीआईपी का नाम लेकर सनसनी फैला दी थी। उर्मिला के दावों के बाद पूरे उत्तराखंड में जोरदार प्रदर्शन हुए थे। राज्य के हर जिले में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। जन भावना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी इस मामले की फिर से जांच कराने का ऐलान किया था, जिसके बाद से राज्य सरकार ने सीबीआई को इस केस की जांच सौंपने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल यह है कि दोषियों को सजा, फिर भी मामला दोबारा से क्यों उछला है। उर्मिला सनावर नाम की एक महिला ने सनसनीखेज दावा किया है और केस में कुछ वीआईपी लोगों को बचाने का इस महिला ने आरोप लगाया। उर्मिला सनावर के कुछ ऑडियो वीडियो भी वायरल हुए। उर्मिला के आरोपों के बाद आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उत्तराखंड के जिलों में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार हो रहा है। अंकिता के परिवार ने भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंप दी है, लेकिन उसके बाद भी परिवार का ये कहना है कि जल्द से जल्द जांच पूरी हो, जिससे ये साफ हो सके कि आखिर अंकिता मर्डर केस में कौन असल दोषी है, किसकी वजह से अंकिता की जान गई। ऋषिकेश से इस वक्त हमारे साथ साहिल जुड़ रहे हैं। साहिल, ऋषिकेश में ही वो रिजॉर्ट था जिसमें अंकिता काम करती थी और वहीं से ले जाकर उसको नहर में धक्का देके उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि आखिर कौन वो सफेद पोश है जिसे बचाने की कोशिश हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही वीआईपीज़ के कुछ नाम सामने आए उसके बाद से ही उत्तराखंड के लोगों में आक्रोश देखने को मिला था। अंकिता के परिवार में आक्रोश था कि इस पूरे मामले में जो है सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई ने सोमवार के दिन जो है दिल्ली के अंदर इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया और इस समय सीबीआई उत्तराखंड में मौजूद है और सीबीआई ने अंकिता भंडारी मर्डर केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी है। इस वक्त मैं ऋषिकेश के उसी वनतारा रिसोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, जिस रिसोर्ट में अंकिता अपने घर से यहाँ पर भविष्य बनाने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसको कुछ समय ये जानकारी नहीं थी कि वो यहाँ से वापस नहीं लौटेगी और उसकी हत्या करके उसको नहर में फेंक दिया जाएगा। ये तस्वीरों में आप रिसोर्ट देख रहे हैं, ये वनतारा रिसोर्ट है। इसी रिसोर्ट में अंकिता भंडारी यहाँ पे काम करती थी और लगातार यहाँ पे अपने परिवार वालों से बातचीत करती थी, लेकिन जैसे ये इंसिडेंट सामने आता है उसके बाद उत्तराखंड के लोगों में इतना आक्रोश था कि एक उत्तराखंड की बेटी की हत्या की गई, उसी के विरोध में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और वनतारा रिसोर्ट में तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद से इस पूरे रिसोर्ट पे ताला मार दिया गया और लोगों को यही था कि हाँ इसमें पुलिस जो है कहीं किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए सीबीआई जाँच की मांग की जा रही थी। और फिलहाल जो है सीबीआई इस पूरे मामले में जो है जांच कर रही है, पूरे केस को टेक ओवर किया जा चुका है। इसके अलावा जो दस्तावेज इससे जुड़े, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज है, चाहे वो वीडियोस हैं, चाहे वो कुछ जो एविडेंस है, वो सारे जो डिटेल्स हैं वो सीबीआई की टीम जो है वो पुलिस से अपने पास सीज करेगी। उसके आधार पे ही आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की जाएगी, क्योंकि पूरी जो कहानी है वो इसी वनतारा रिसोर्ट से शुरू हुई थी और माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई की टीम जो है इस रिसोर्ट में भी जो है विजिट कर सकती है। यहाँ पे घटनास्थल पे पहुंच के घटनास्थल का मुआयना किया जाएगा कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था, कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि जिन जिन लोगों के गवाहों के नाम इस पूरे केस में दर्ज हैं उन लोगों को भी पुलिस जो राउंड अप करेगी, उनसे भी इस पूरे मामले में क्वेश्चनिंग की जाएगी, चाहे वो इस रिसोर्ट का मैनेजर हो, चाहे वो वेटर हो, चाहे केयर टेकर हो, सब जो है सीबीआई की रडार पे हैं, सबसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। इसके अलावा जिस महिला उर्मिला का जिक्र हो रहा है,
उर्मिला ने जो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड किए हैं, कुछ वीआईपीज का जिक्र हो रहा है, साहिल, उनको भी ऐसा धन्यवाद माना आपका इस जानकारी के लिए। अब सीबीआई की टीम यहां पहुंचेगी और पूरे मामले में जांच आगे बढ़ेगी और हर किसी को इंतजार है कि वो नाम सामने आए जिसको दबाने छुपाने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते आगे मध्य प्रदेश से खबर आपको बताते हैं, जहां महिलाओं की सुरक्षा एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। एक तरफ राजधानी भोपाल में कार में नाबालिग छात्रा से पहले दरिंदगी की गई और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, तो वहीं सागर जिले के सरकारी हॉस्टल में 12 साल की बच्ची के साथ महीनों तक दुष्कर्म होता रहा, जिसके बाद कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी को वकीलों ने जमकर पीटा। पुलिस आरोपी को पेशी के लिए कोर्ट लेकर पहुंची थी, लेकिन यह तस्वीर देख लीजिए, वकीलों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। इसके बाद वकीलों ने उसे घेर कर, यानी आरोपी को घेर कर जमकर पीटा। बड़ी संख्या में वकील वहां पर इकट्ठे थे। पुलिस इस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस दौरान वकील इतनी बड़ी संख्या में थे कि खींचतान शुरू हुई और वकीलों ने आरोपी को खींचकर पीटना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं कि एक तरफ इस आरोपी को ले जाकर उसकी पिटाई की जा रही है, तो पास में कुछ और वकील वहां पर आते हैं और वो भी घेर कर आरोपी की पिटाई करनी शुरू कर देते हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही हैं, वो रेप का आरोपी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और ये दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने जमकर आरोपी की पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश, जहां कानून सख्त है लेकिन अपराधियों का हौसला उससे भी ज्यादा। राजधानी भोपाल और सागर, दो अलग अलग शहर लेकिन दर्द एक जैसा। सबसे पहले आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां कोहिफिजा इलाके में 11वीं की छात्रा को घुमाने के बहाने कार में बैठाया गया और फिर सुनसान इलाके में दरिंदगी की गई। 11वीं की छात्रा से कार में दुष्कर्म हुआ, घुमाने के बहाने कार में बिठाया, सुनसान इलाके में दरिंदगी की। आरोपी ने धर्मांतरण का दबाव बनाया, शादी का झांसा देकर चुप कराया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान सहेली के जरिए हुई थी। पीड़िता की रिपोर्ट पर एक थाना कोइफिजा में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध कायम हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परता से आरोपी की तलाश की गई और कुछ ही समय पश्चात, घटना की रिपोर्ट के कुछ ही समय पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। सागर से आई दूसरी खबर और भी डरावनी है। सागर जिले के खुरई में सरकारी आदिवासी हॉस्टल, जहां सुरक्षा का दावा था, वही 12वीं की छात्रा के साथ महीनों तक दुष्कर्म होता रहा। 12 साल की छात्रा से दुष्कर्म। आरोपी हॉस्टल में सब्जी देने आता था, जबरन कमरे में घुसा, जान से मारने की धमकी दी। 2 महीने तक पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया। 4 महीने बाद राज खुला, पीड़िता 3 महीने की गर्भवती है। सवाल है, हॉस्टल में वार्डन थे, चौकीदार थे, फिर इतने लंबे समय तक अपराध कैसे चलता रहा? अब बच्ची भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है। आरोपी को तत्परता दिखाते हुए अभी राउंड अप कर लिया है, हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है और आगे उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। 2 शहर 2 आरोपी, लेकिन पीड़िताएं एक जैसी, नाबालिग छात्राएं। जहां एक जगह कार के अंदर हैवानियत हुई तो दूसरी जगह सरकारी हॉस्टल में महीनों तक दरिंदगी। ये सिर्फ 2 खबरें नहीं, मध्य प्रदेश के सिस्टम पर बड़ा सवाल है। जहां नाबालिग को डराकर चुप कराया जाए, जहां हॉस्टल में बच्चियां महफूज ना हो, तो सवाल गिरफ्तारी से ज्यादा जवाबदेही का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।